हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण, अभी इसके पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो आज हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे जलेबियां, कपड़े नहीं, और जिसकी विशेषता बताते हैं। विशेष से विशेषण तो हो गया कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फिर एक शब्द है विशेष्य। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ये विशेष्य कहलाते हैं। अब विशेषण के जैसे अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कोई उदाहरण की बात करते हैं कि जैसे शीला अच्छी गायिका है। शीला अच्छी गायिका है तो शीला अच्छी क्या है? अच्छी है। अच्छी गायिका है शीला, तो अच्छी क्या है? विशेषण है। अच्छी क्या है? विशेषण है। और गायिका विशेष है। गायिका विशेष है क्योंकि इसकी विशेषता ये जो बताया ये विशेषण है। और विशेषण की जो विशेषता बताया ये विशेषण जिसकी विशेषता बताया, विशेषण जिसकी विशेषता बताया वह विशेष है। जैसे मेरे मेरे बैग में 4 किताबें हैं तो मेरे बैग में 4 किताबें, विशेषण 4 हो गया। कितनी किताबें? 4 विशेषण हो गया और विशेष्य हो गया किताबें। तो विशेषण विशेष से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग विशेषण के भेद, अगर हम विशेषण के भेद की बात करते हैं तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसके अतिरिक्त एक 5वां भी प्रविशेषण का भी अध्ययन करते हैं। प्रविशेषण का भी अध्ययन करते हैं। अब अगर हम गुणवाचक, पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण का अध्ययन करते हैं। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम क्या है? विशेष। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष, या आप कह सकते हैं वे विशेषण शब्द जो विशेष्य के या संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, दशा, स्वाद, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, आदि की विशेषता बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में जो उसकी पहचान के लिए विशेष्य के साथ में
विशेष्य के साथ कैसा, कैसी, कैसा और कैसी लगा करके अगर हम प्रश्न करते हैं तो हमारा गुणवाचक विशेषण आ जाता है, प्रकट हो जाता है। अब इसके लिए जैसे अगर जो गुणवाचक विशेषण है इसके बारे में अगर हम बताते हैं तो हमने प्रयास किया है कि सब कुछ हम उसमें सारे शब्द लगभग मैंने छाट लिए थे। तो गुणवाचक विशेषण है कि नहीं, इसलिए वाक्य में कैसा कैसी लगा करके प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही विशेषण होता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं गुण की बात करते हैं। पहले नंबर पर हम गुण की बात करते हैं। गुण में अच्छा, सरल, विनम्र, बुद्धिमान, ईमानदार आदि ये गुण है। तो ये गुण क्या हुआ, विशेषण हुआ। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुण हुआ। अभी हमने बताया था कि विशेषण शब्द जो विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान की विशेषता बताते हैं। तो उसमें गुण हुआ हमारा। गुण के अंतर्गत अच्छा, बुरा, अच्छा, विनम्र, बुद्धिमान, समझदार, ईमानदार आदि आ जाता है। फिर इसके बाद दोष, दोष के अंतर्गत बुरा, क्रूर, कठोर, झूठा, घमंडी, पापी, बेईमान आदि शब्द आते हैं। फिर इसके बाद अगला हमारा है रूप, रंग। रूप रंग के अंतर्गत जैसे काला, नीला, पीला, चमकीला, सूरज चमकीले कलर का है, गाय काली है, रूप रंग हो गया। फिर इसके बाद आकार, आकार, आकार के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो उसका आकार कैसा है, बड़ा, छोटा, लंबा, गोलाकार, बेलनाकार, चपटा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि हो जाता है। फिर इसके बाद अगला है स्वाद। स्वाद के अंतर्गत मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा, सुगंधित आदि हमारा स्वाद के अंतर्गत आ जाता है। फिर इसके बाद दशा या अवस्था। दशा या अवस्था के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो उसकी व्यक्ति या वस्तु की दशा कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है। इसमें स्वस्थ, कमजोर, हल्का, गरीब, रोगी, भारी, सूखा, बूढ़ा है, बूढ़ा मनुष्य, सूखा मनुष्य, रोगी मनुष्य, गरीब व्यक्ति, ये हमारा दशा में आ जाएगा। फिर इसके बाद स्थान। स्थान, स्थान के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ग्रामीण, भारतीय, विदेशी आदि स्थान के अनुसार आ जाता है। फिर इसके बाद स्थिति, स्थिति और दिशा। स्थिति या दिशा, कैसी स्थिति है, जैसे ऊपरी, निचली, उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी आदि हमारा स्थिति और दिशा का बोध कराता है। फिर इसके बाद अगला आता है हमारा स्पर्श। स्पर्श, स्पर्श के अंतर्गत स्पर्श करने पर वह कैसा प्रतीत होता है इसका वर्णन होता है। जैसे मुलायम, सख्त, ठंडा, गर्म, कोमल, खुरदुरा आदि। ये हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये शब्द आते हैं। इनके अंतर्गत जितने शब्द हैं ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, अगर हम
दूसरा हमारा है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, यहाँ पर संख्या, नंबर। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द होते हैं, वे विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों, कौन से संज्ञा सर्वनाम क्या है, विशेष। वे विशेषण शब्द जो विशेष की संख्या का बोध कराते हैं, विशेष की संख्या का बोध कराते हैं, ये हमारा संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दो विशेषण की संख्यावाचक विशेषण की दो विशेषता है। अब जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो वे विशेषण शब्द जो विशेष की, वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, और वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अगर आप देखिए तो निश्चितता का बोध होता है। जैसे कक्षा में 40 छात्र हैं तो 40 छात्र, एक निश्चितता का बोध कराया। कमरे में एक पंखा है तो एक पंखा, ये निश्चितता का बोध करा रहा है। फिर पेड़ पर दो चिड़िया बैठी हैं, क्लियर है कि दो ही चिड़िया बैठी हैं, दो चिड़िया बैठी हैं, तो दो चिड़िया, ये निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। कमरे में या मीटिंग में 100 लोग उपस्थित थे तो 100 लोग निश्चित एक संख्या का बोध करा रहा है। और अनिश्चित संख्यावाचक में जिसमें निश्चित संख्या का बोध ना, जैसे कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग मतलब कितने हैं क्लियर नहीं है, अनिश्चित है। आज विद्यालय में बहुत कम छात्र हैं, कम छात्र, कम माने कितने, 10 भी आए, 20 भी आए, 5 भी आए, 18 भी आए, कम छात्र। फिर इसके बाद सभी बच्चे बैठ जाएं, सभी बच्चे बैठ जाएं, सभी बच्चे, क्लियर नहीं है कितने बच्चे, हमने कहा सभी बच्चे बैठ जाएं। फिर अभी हम कुछ देर बाद आ रहे हैं, अभी हम कुछ देर बाद, कुछ देर क्लियर नहीं है कितनी देर बाद। फिर इसके बाद संख्यावाचक के बाद हमारा अगला है परिमाणवाचक। हमारा तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है माप तौल, परिमाण का अर्थ होता है माप तौल, यानी जिसे मापा जा सके, तौला जा सके, वो परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है, जैसे जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके भी दो भेद होते हैं, दो भेद वही
पहला है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध कराते हैं, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा मापतौल का बोध कराते हैं, और जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं, मात्रा का बोध या मापतौल का बोध नहीं कराते हैं, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे निश्चित परिमाणवाचक में अगर हम उदाहरण बोलते हैं तो कहते हैं कि ये शर्ट 1.5 मीटर कपड़े में बन जाएगी, या 1.5 मीटर कपड़ा, शर्ट के लिए 1.5 मीटर कपड़ा दो, तो 1.5 मीटर कपड़ा हो गया, 1.5 मीटर कपड़ा हो गया। ये एक निश्चितता का प्रतीक है। हमें 1 लीटर तेल चाहिए, तो 1 लीटर तेल, ये निश्चितता का प्रतीक है, निश्चितता का बोध है। हमको दुकान से 250 ग्राम जीरा लाना है, और अनिश्चितता का बोध कराता है कि जैसे अभी हमने कहा कि भाई 1.5 मीटर कपड़ा, हमने कहा भाई थोड़ा सा कपड़ा दे दो, थोड़ा सा कपड़ा दे दो, थोड़ा माने कितना, तो थोड़ा सा कपड़ा आप देखिए यहाँ पर एक निश्चित क्वांटिटी है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ भी थोड़ी सी चीनी, हमने ज्यादा खाना खा लिया, मतलब कितना खा लिया, कहीं निश्चितता की बोध का बोध नहीं। फिर अभी हम देखते हैं कि हम संख्यावाची और परिमाणवाची विशेषण में दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है। तो अगर हम संख्यावाची और परिमाणवाची में अगर हम अंतर देखते हैं, संख्यावाची और परिमाणवाची में अगर हम थोड़ा सा अंतर देखते हैं, तो सबसे पहले हम पाते ये हैं कि कुछ वस्तुओं अथवा व्यक्तियों, मैं परिभाषा 2-3 बार रिपीट कर देता हूँ, जिससे आप अगर कहीं नोट कर रहे हो तो आप नोट कर लें, नहीं आप अगर समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप उसको 2-3 बार में वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है, अच्छे से समझ में आ जाता है। अब हम लोग बात कर रहे थे, तो कुछ वस्तुओं अथवा व्यक्तियों गिनने योग्य विशेष्य, वस्तु व्यक्ति क्या है, संज्ञा, तो संज्ञा या सर्वनाम बताया, तो ये है हमारा विशेष्य, यानी विशेष्यों के साथ जब संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है, विशेष्यों के साथ जब संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है तो संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे यानी जिसकी आप संख्या कर सकते हैं, व्यक्ति, लड़का हो गया, किताबें हो गई, खिलौने हो गए, गाड़ी हो गई, घर हो गए, मोबाइल हो गए, इसको आप गिन सकते हैं, तो ये हमारा संख्यावाची विशेषण होगा। और फिर इसके बाद कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, केवल मापा जाता है, तौला जाता है, उसके लिए जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है उसको परिमाणवाची विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कपड़ा
एक कपड़ा दो कपड़ा नहीं होगा। तो कपड़े को क्या करेंगे, मापेंगे या तौलेंगे। पेट्रोल है, तेल है, घी है, दही है, चीनी है, ऐसी चीजों को आप गिनेंगे नहीं, उसको आप तौलेंगे। जिसको मापेंगे और तौलेंगे वो हमारा परिमाणवाची के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद अगला हम लोग चौथा हमारा सार्वनामिक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब अगर हम सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से एक बार, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे संकेतवाची विशेषण भी या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो उदाहरण में यह विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, जैसे यह विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, तो उसमें यह विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, तो विद्यालय क्या है, संज्ञा, और संज्ञा के पहले जो उसकी विशेषता बता रहा है, जो सार्वनामिक शब्द है, जो सर्वनाम का शब्द प्रयोग किया गया है, यह विद्यालय, तो यह हमारा सार्वनामिक विशेषण है। उन लड़कों को यहाँ बुलाओ, उन लड़कों को यहाँ बुलाओ, तो लड़कों क्या हुआ, लड़कों हुआ संज्ञा, और उन हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। यह कमीज मुझे बहुत पसंद है, तो यह क्या है, यह है हमारा सार्वनामिक विशेषण, यह कमीज। लेकिन अगर केवल यह की बात करें, केवल यह की बात करें, तो ये हमारा हो जाएगा सर्वनाम। लेकिन अगर हम इसको संज्ञा के साथ में प्रयोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब अगर हम सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अगर अंतर की बात करते हैं तो सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, यह सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं कल घर जा रहा हूं, तुम अभी घर जाओ, वह रो रहा है, हम घूमने जा रहे हैं, यह हमारा सर्वनाम हुआ। लेकिन संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताता है, वह सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक के पहले पुस्तक संज्ञा है, उसके पहले लगा यह, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। तुम्हारी बहन की गाड़ी खराब हो गई, तो तुम्हारी बहन के पहले जो तुम्हारी शब्द लगा है, ये सार्वनामिक विशेषण है। वह बच्चा रो रहा है, कोई भिखारी खड़ा है, तो वह और कोई सार्वनामिक शब्द है, सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद हमारा अगला आता है प्रविशेषण। अगला हमारा आता है प्रविशेषण। तो अगला हमारा है प्रविशेषण। प्रविशेषण प्रा का मतलब होता है प्रखर करना, प्रखर करना, माने प्रखर करना। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो जो तेज शब्द है वह बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज को किसने प्रखर किया, बहुत शब्द ने प्रखर कर दिया, वो
प्रविशेषण है। या आप कह सकते हैं कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने बहुत बड़ा हाथी देखा, तो बड़ा की विशेषता बता रहा है बहुत। चीता सबसे तेज दौड़ता है, तो तेज की विशेषता सबसे बता रहा है। कृष्ण और सुदामा में बहुत गहरी मित्रता थी, तो बहुत गहरी मित्रता, तो गहरी मित्रता तो है, लेकिन उसको और प्रखर किया बहुत ने, बहुत गहरी मित्रता थी। हाँ, इसके बाद हम लोग विशेषणों की तुलना, विशेषणों की तुलना पढ़ेंगे। विशेषणों की तुलना। तो विशेषणों की तुलना में हम लोग अगर तुलना की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो विशेषण की 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। पहला है मूलावस्था, मूलावस्था, फिर उत्तरावस्था, फिर उत्तमावस्था। तो मूलावस्था, मूल माने होता है जड़, जहां से उत्पत्ति होती है, ये मूलावस्था। फिर उसके बाद जो उत्तर जो विकास होता है वो उत्तरावस्था, और जब अपने चरम को प्राप्त होता है वह हमारा उत्तमावस्था होता है। अगर हम एक एक की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम मूलावस्था की बात करते हैं तो मूलावस्था में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है तो वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए, यदि उसका पर्सनल गुण दोष अगर आप बता रहे हैं तो वह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। जैसे कमल सुंदर फूल होता है, कमल सुंदर फूल होता है, तो सुंदर फूल, कमल सुंदर फूल होता है, तो सुंदर क्या है, ये इस कमल की विशेषता बता रहा है, कमल का गुण दोष बता रहा है। जैसे ऐश्वर्या राय खूबसूरत है, तो ऐश्वर्या राय की विशेषता, ऐश्वर्या राय का गुण या दोष ये खूबसूरत शब्द बता रहा है। जिराफ की लंबी गर्दन है, जिराफ की गर्दन लंबी है, यह क्या बता रहा है, यह उस जिराफ की विशेषता बता रहा है, जिराफ का गुण बता रहा है, जिराफ का दोष बता रहा है। आसमान में लंबी पतंग उड़ती है, या आसमान में लाल रंग की पतंग उड़ रही है, तो ये विशेषता बता रहा है, पतंग की विशेषता बता रहा है, पतंग का गुण बता रहा है। अब आप इसमें केवल एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें मूल अवस्था में कोई तुलना नहीं होती, किसी दूसरे से तुलना नहीं होती, बल्कि उसकी खुद की सामान्य विशेषता बताई जाती है, उसकी खुद की सामान्य विशेषता बताई जाती है। दूसरा है हमारा उत्तरावस्था, इसमें दो व्यक्तियों अथवा दो प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है। दो व्यक्तियों अथवा दो प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनकी तुलना की जाती है। जैसे मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो यानी एक तो मेरा भाई और एक मैं, दो लोगों की तुलना किया गया, तो मुझसे बड़ा शब्द जो है ये है हमारा उत्तरावस्था के विशेषण के अंतर्गत आता है। नेवला सांप से अधिक शक्तिशाली है, तो अधिक शक्तिशाली शब्द नेवला और सांप, इसका दोनों का गुण दोष बताते हुए तुलना किया जा रहा है। पुरानी फिल्में आज की फिल्मों से बेहतर हैं, तो पुरानी फिल्म और नई फिल्म की तुलना की गई। बेहतर शब्द हमारा
उत्तरावस्था के अंतर्गत आएगा। राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, तो राम और श्याम की तुलना की गई है, ये बुद्धिमान शब्द हमारा उत्तरावस्था के अंतर्गत आता है। तीसरा है हमारा उत्तमावस्था। तीसरा है हमारा उत्तमावस्था, यानी अपने चरम पर उत्तमावस्था। इस अवस्था में किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी, इस अवस्था में किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा प्राणी को सबसे अच्छा तथा सबसे बुरा बताया जाता है। सबसे अच्छा तथा सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे हमारे हिंदी के अध्यापक सबसे अच्छे हैं, तो सबसे अच्छे उत्तमावस्था। लता मंगेशकर सर्वश्रेष्ठ गायिका, सर्वश्रेष्ठ क्या है? उत्तमावस्था है। मेरी माँ सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी। फिर अगर हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तमावस्था जैसे सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द मूलावस्था में तो सुंदरतर हो जाएगा, उत्तरावस्था में सुंदरतर और सुंदरतम, सुंदरतम यानी सबसे उच्च अवस्था। अधिक है तो अधिकतर, अधिकतम। श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। लघु है तो लघुतर, लघुतम। विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ करके बना सकते हैं। आज हमारा विशेषण समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग अविकारी शब्द का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो हमारा आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप लाइक करें, और कोई दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।